का मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं दिल्ली का फैसला। और दिल्ली के फैसले की स्थिति आप लोगों के सामने 27 साल बाद भाजपा ने वापसी की है। और वापसी के साथ ही बड़ी बात यह है कि ऐसे चेहरे जो दिग्गज अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया, देश की सियासत में एक नया चैप्टर शुरू हुआ था। मैं खत्म होने की बात तो नहीं कहूंगा, वक्त है क्या हो कोई पता नहीं है, लेकिन दोनों ही चुनाव हार गए। सौरभ भारद्वाज चुनाव हार गए, अतिशी चुनाव जीत गई। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए कई सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल अगर चुनाव हार गए तो आम आदमी पार्टी में नेतृत्व को लेकर के सवाल उठेंगे, कई तरह के सवाल खड़े हो सकते हैं। खैर, अब भविष्य क्या होगा और इन चुनावों को किस तरह से देखते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ जर्नलिस्टों का पैनल जुड़ा हुआ है। ओम सैनी साहब हैं हमारे साथ में, राजीव जैन साहब हैं और प्रमोद वशिष्ठ साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। ओम जी, किस तरह से देखते हैं? हमने कई बार चर्चा की है कि दिल्ली का इलेक्शन अलग तरह का है और बीजेपी अब की बार एडी से चोटी तक का जोर नहीं, करो या मरो की स्थिति में चुनाव लड़ रही है। सेना से बात की जाती है, जिस तरह का वर्कर भारतीय जनता पार्टी के पास में है, इस देश के किसी पार्टी के पास में नहीं। जिस तरह से वो जो पन्ना प्रमुख और वो ब्लॉक लेवल तक जो काम होता है और एक एक ब्लॉक के अंदर लोगों को ला करके वोट डलवाने की जो जिम्मेवारी होती है, वो जितनी ताकत के साथ में भारतीय जनता पार्टी करती है, कोई दूसरी पार्टी ऐसा नहीं करती। कांग्रेस पार्टी उनका सीधा सीधा सा है कि उनके पास पुरानी खेती है, उसी में से लोग खड़े हो और वही एकदम भरते हैं। एक हीरो उनको मिलता है, उसके पीछे पीछे चल देते हैं, लेकिन जैसे हीरो शांत हुआ वो लोग बिखर जाते हैं वापस। उनकी हालत ये है। और आप पार्टी जो थी ये वॉलंटियर, ये एक तरीके से एनजीओ की पार्टी थी। एनजीओ किस्म के इसके अंदर वर्कर से कार्यकर्ता कर रहे। वो भी जैसे ही आप जब चढ़ रहे थे तो आप राजनीति की जो अपनी एक भाषा होती है, उस भाषा से भी कुछ आगे आप बढ़ गए और आपको बड़ा दम्भ हो गया, अहंकार हो गया कि अब तो आपके सामने कोई भी कुछ नहीं। तो न तो उन्होंने गठबंधन के धर्म की को स्वीकार किया, न अपनी पार्टी की भविष्य को देखा, और जिस तरह की भाषा बोलने लगे, इसका नतीजा ये कि दम्भी और अहंकारी लोगों को पसंद नहीं किया जाता अपने यहाँ। जब भी कोई ऐसी बात बोलता है तो उसको बड़ा सबक सिखाते हैं लोग। ये हुआ। साथ साथ में जिस तरीके से पोलराइजेशन का सिलसिला कहा जा रहा था, वैसा कोई पोलराइजेशन नहीं। लोगों ने देखा कि पार्टी जो स्टैब्लिश है दिल्ली में, जिसका शासन है, अगर उस पर केंद्रीय शासन के विपरीत अगर कुछ खड़ा होता है तो 5 साल का अनुभव बड़ा साफ साफ था कि दिल्ली का आदमी परेशान हो गया कि इनके साथ में रहे या उनके साथ में रहे, क्या करे क्या नहीं करे। वो सब बड़ा क्लियर हो गया आज की। न अल्पसंख्यक उस तरीके से हुए, न बहुसंख्यक हुए, और न उसमें जिनको आप दंडित होने की कल्पना कर रहे थे कि रमेश भिदोड़ी को अब लोग सबक सिखाएंगे जिस तरह की भाषा सुनने को मिलती थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वही हुआ जो जनमानस चाहता है कि किसी तरीके से हमारे सामने ऐसी सरकार हो जो काम कर सके, और वो सरकार उनको भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी में नजर आई, तो उसको लाभ मिल गया। और आप पार्टी का अब समझिए शरण हो गया इस तरीके से, जिस तरीके से खड़ी हुई थी और लंबी लंबी छलांगे मारने लगे थे कि पहले पंजाब में मारी, फिर गुजरात में मारी, फिर वो हर जगह उस तरीके से पांव फंसाने लगे। तो जो दूसरी जो राष्ट्रीय पार्टियां, उनके साथ में भी इनका बैठा नहीं कुछ भी, और न उनका प्रांतीय उसके साथ में बैठा। तो वो एक लाभ जो मिलना चाहिए था 10 वर्ष तक, वो मिल के रह गया, स्थापित नहीं हो पाई। वरना लाइन ऐसी थी कि एक अपने आप में नेशनल पार्टी बनने की संभावना इसके सामने बनी हुई थी। लेकिन ये तो ममता जी की तरह से या अखिलेश की तरह से या तेजस्वी की तरीके से एक रीजनल पार्टी वाले बोलते हैं, तो बोलते बोलते राष्ट्रीय स्वर में उन्होंने अपने बात करना प्रारंभ किया। तो उसका सबक आज उन्हें मिला है और बधाई दी जानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने मेंटेन किया अपने गठबंधन को, अपनी जो सेना की ताकत है, यानी जैसा वर्कर उनके पास में वैसा वर्कर किसी के पास में। जी बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, अगर वर्कर्स की बात करें तो दोनों तरफ से ही काफी संख्या में कार्यकर्ता वहां पे पहुंचे और मजबूती के साथ, जिस तरह से बीजेपी के वर्कर्स लगे हुए थे, उसी तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी दिल्ली में लगे हुए थे, जो रिपोर्ट सामने आ रही थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो एक चूक रही, क्योंकि जब इंडिया गठबंधन ऐसी परिस्थितियों में बना था, उसका एक ही एजेंडा था कि कैसे भी करके बीजेपी से लड़ना है। लेकिन बस वहीं से अपने जो एक लक्ष्य लेके चल रहे थे उससे भटक गए, सब अपने स्वार्थों में उलझ करके रह गए। यही बड़ी वजह है कि हरियाणा में भी
कांग्रेस को हाथ से अपनी सत्ता हासिल करने से दूर रहना पड़ा और आम आदमी पार्टी को यहाँ 2 बार से यानी कि चौथा बार सत्ता हासिल करने की ओर थी, वो हाथ से फिसल गई। मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा, जब इंडिया गठबंधन बना हुआ था, अब भी देखिए आप 21 से 25 सीट ऐसी हैं कि जिसमें ये लग रहा है कि कांग्रेस की वजह से ही आम आदमी पार्टी को हारना पड़ा। आज इस बात का मलाल होगा। उमर अब्दुल्ला का ये ट्वीट देखिए आप, जो उन्होंने कहा कि और लड़िए आपस में, तो कुछ इंगित करता है ये। राजीव जी जी देखिए योगेंद्र जी, अब हार और जीत के तो कई कारण होते हैं। किसी एक कारण पे नहीं, कोई भी पार्टी जब हारती है या जीतती है तो उसके कई कारण होते हैं। अब आम आदमी पार्टी 11 साल से सत्ता में थी, तो एंटी इनकम्बेंसी का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और कई कारण थे। पिछले 5 से 10 साल में हमेशा आम आदमी पार्टी ये कहती रही कि हमें काम नहीं करने दे रहे, एलजी काम नहीं करने दे रहे, केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही। तो फिर जनता ने सोचा कि ठीक है, फिर उसी पार्टी की सरकार लाई जाए। और दूसरी तरफ देखें, जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था तो उसने जो अपने नैतिक मापदंड चुने थे वो उच्च स्तर के चुन लिए थे। जो सत्ता की जो राजनीति होती है उसमें कहीं आते नहीं है धरातल में। जैसे नैतिक मापदंड में उन्होंने ये कि हम आम आदमी की तरह रहेंगे, ज्यादा सुरक्षा नहीं लेंगे, छोटे घर में रहेंगे, साधारण गाड़ी से चलेंगे। लेकिन जब सत्ता में आए वो चीजें सब दूर हटती गई। तो ये इस तरीके के नैतिक मापदंड, मतलब जनता जहां तक देखती है कि भाई बातें आप बड़ी बड़ी ईमानदारी की करते हो, इस पार्टी का गठन भी यही हुआ था, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता वाला शासन देने का। जो एक एनजीओ की स्टाइल होती है, जो जिस तरीके के हमारे राज्य में भी कई एनजीओ इस तरीके के हैं, लेकिन जब वो सत्ता और चुनावी राजनीति में आ जाते हैं, शुरू में अन्ना के आंदोलन से जुड़े रहे। अन्ना का जो एक मेन मोटिव ये था कि भाई एक ऐसा दबाव समूह तैयार किया जाए जो सत्ता से बाहर रह के जो ईमानदारी से काम करे और जो सत्ताधारी लोग होते हैं उनके भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाए, या इस तरीके का। लेकिन वो चीज नहीं करके राजनीतिक दल बना लिया। तो जो नैतिक मापदंडों का हस्र होता गया इस पार्टी के द्वारा, तो उसका नतीजा ये है जनता की जो अब दिया। क्योंकि बीच में देखिए कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, शराब घोटाला या कई अन्य तरीके के। इनके जो तीनों बड़े नेता, जिसमें मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, ये सब जेल गए और ये तीनों हारे हैं चुनाव। अब आप दूसरी तरफ देखिए, जब जेल गए, जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में नहीं थे, जब वो दूसरे लोगों पे, दूसरे राजनीतिक नेताओं पे बहुत आरोप लगाते थे, जब उन पे आरोप लगने लगे तो वो उनका जवाब नहीं देते थे, जेल गए। तो नैतिक मापदंड तो ये होता है कि उनको जेल जाते थे इस्तीफा देना चाहिए था। देश में और मुख्यमंत्री भी जेल गए, जैसे लालू यादव, हेमंत सोरेन, येदियुरप्पा, इन सब ने इस्तीफा किया, लेकिन केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। वो कानून की आड़ लेते रहे कि कोई जरूरी नहीं है, जेल में रह के मैं शासन चलाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को पसंद नहीं आया। वो जेल से जैसे ही बाहर आए, थोड़े दिन उन्होंने देखा कि नहीं, उनकी जमीन खिसक रही थी, तो इस्तीफा दे दिया। एक मुख्यमंत्री आतिशी को बना दिया, उसके लिए वो कार्यवाहक कहते रहे। फिर अपने भाषणों में वो ये जिक्र करते रहे कि देखिए कि जनता मेरे को फिर चुनेगी, मैं जनता का सर्टिफिकेट लेकर मुख्यमंत्री बनूंगा। तो एक तरह से उन्होंने जो महिला मुख्यमंत्री बनाई थी उसका भी ये कहकर अपमान किया कि भाई ये तो कार्यवाहक है। तो ये सब चीजें इस तरीके की रही, जो उनके जो नैतिक मापदंड थे उनमें जो उन्होंने खुद ने कमी लाई। तो मेरा तो ये मानना है कि ये भी चीज है इसमें, नो डाउट। उनका शिक्षा का, स्वास्थ्य का मॉडल बहुत अच्छा था, कई जगह उसकी प्रशंसा हुई। हम भी यहाँ सुनते थे, जो दिल्ली के लोग आते थे या देख के आते थे, वो उसकी तारीफ करते थे। लेकिन कोई चीजें एक स्थायी रूप में नहीं होती हैं। राजनीति में सत्ताधारी दल जो भी कार्य योजनाएं या जो भी योजनाएं, स्कीमें लागू करता है, वो कोई स्थायी नहीं होती, क्योंकि दिन पे दिन उनमें सुधार चाहिए और चीजों की जनता की जरूरत होती है। तो वो सब चीजें, जैसे प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि भाई जो स्कीमें अच्छी हैं, जनहित की हैं, वो जारी रहेंगी, तो लोगों को कहीं वो लगा चीजें। अब आप देखिए, मुस्लिम बहुल जो सीटें, उनमें भी भाजपा आराम से अच्छी, जो आधी से ज्यादा सीटें भाजपा जीत गई। तो ये सब चीजें, जो एक आंकड़ा आ रहा है CSDS, जो एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित संस्था है जो इस तरीके के सर्वे करती है, उसका ये आकलन है कि आप 12 से 13% मुस्लिम वोट इस बार बीजेपी को मिला है दिल्ली में। तो ये बीजेपी के लिए शुरुआत भी है। बीजेपी ने भी इस चुनाव को ना हिंदू मुस्लिम पे लड़ा, ना जो सनातन के मुद्दे पे लड़ा। उन्होंने ठीक दिल्ली के जो स्थानीय मुद्दे थे, जैसे यमुना जल का, पर्यावरण का और भी चीजों का,
महिलाओं को सुविधाएं देने का, तो उसमें जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की थी, उसमें जो चीजें की गई थी, वादे किए गए थे, तो भाजपा ने इसको कहीं ना कहीं वो उन चीजों से दूर रखा जो उसका एक परिपाटी रही है कि जो हमेशा हिंदू मुस्लिम आ जाता था चुनाव कहीं। तो इस बार दिल्ली का चुनाव ये कहीं नहीं किया उन्होंने, दिल्ली के स्थानीय मुद्दों पे केजरीवाल को घेरा, और निश्चित रूप से केजरीवाल जो खुद के बुने हुए जाल में ही कहीं ना कहीं फंसते चले गए, और ये स्थिति आज सामने हुई। बिल्कुल, जो परसेप्शन सेट करने की कोशिश कर रहे थे केजरीवाल ईमानदारी का और फ्री बीज स्कीम्स का, एक सबसे बड़े अगर यूं देखें तो स्ट्रक्चर जो तैयार किया देश में अरविंद केजरीवाल ने किया। पहले से चल रही थी फ्री अनाज की भी चीजें चली, लेकिन एक उन्होंने ऐसा बना दिया, ये जो परसेप्शन सेट किया उन्होंने कि भी जनता और लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, सारी बातें, एक ईमानदार नेता की छवि। लेकिन बीजेपी ने शराब का जो एक कथित स्कैम है, अभी उसमें प्रूव नहीं हुआ आगे क्या होगा, लेकिन एजेंसियों को ऐसा लग रहा है कि इसमें स्कैंडल हुआ है, और उसकी वजह से एक ऐसा नैरेटिव सेट होता चला गया कि ये देखिए ईमानदार आपका मुख्यमंत्री, ये इसके नेता देखिए डिप्टी सीएम, टारगेट बिंदु वही किया। और दूसरी, अभी जैसे ओम जी कह रहे थे कि ममता बनर्जी हो या फिर अखिलेश हो, उन्होंने अपने रीजनल पार्टीज का सेटअप रखा उसी तरह से, उसके बाहर नहीं गए। उन्होंने देखा कि हमारे लिए राज्य बहुत प्रमुख है। अरविंद केजरीवाल जैसे ही दिल्ली में चुनाव जीत करके सरकार बनी, पहला चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से चुनाव लड़ा, जनाब वहां पहुंच गए चुनाव लड़ने के लिए प्रधानमंत्री के सामने सीधे, और सारे दिग्गज नेताओं को अलग अलग जगह से इसी तरह से पूरे देश में अपने पांव पसारने की कोशिश की। ठीक है, आप एक ऐसा एक स्ट्रक्चर तैयार करना चाह रहे हैं पॉलिटिकल, जिसमें पैरामीटर्स ऐसे सेट करते हैं कि ईमानदार नेता भी देश की छवि में काम कर सकते हैं, देश के हित में काम कर सकते हैं और राजनीति में आ सकते हैं, ऐसा इन्होंने सेट किया था, लेकिन वो बैठ नहीं पाया। और बीजेपी बस इसी चीज को लेकर के पूरी तरह से उनके खिलाफ एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जिससे बाहर नहीं निकल पाए केजरीवाल। प्रमोद जी के पास में जाना चाहूंगा। प्रमोद जी, क्या लगता है कि जो फ्री बीज स्कीम और दूसरी जो चीजें थी उस पर ये नैरेटिव भारी पड़ गया? अरविंद केजरीवाल जो ईमानदार की छवि की बात कर रहे थे, आपको ध्यान होगा कि मकान देश के कई मुख्यमंत्री होंगे अलग अलग राज्यों के, सब चाहते हैं कि लग्जरी लाइफ जिए और एक ऐसा सेटअप होना चाहिए। किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री का बंगला देख लीजिए, वो सोफा भी अच्छे होंगे, लाइट और जो भी चीजें होती हैं सब अच्छी होती हैं। अभी मैं तो सुन रहा था कि एसी इतने लग गए, उसके कर्टेन इतने लग गए, तमाम चीजें थी। लेकिन केजरीवाल, क्योंकि ये खुद ही ने कहा हुआ था कि मैं छोटे मकान में रहूंगा, छोटी कार से चलूंगा, इन नेताओं की तरह नहीं रहूंगा, तो बीजेपी ने आईना दिखाया कि ये देखिए आप इनकी हकीकत, सीएजी रिपोर्ट लेकर के आए। तो चीजें जो थी इनके सफाई से ज्यादा जो बीजेपी ने सेट किया वो गले उतर गए लोगों के, ये माना जा सकता है। देखो योगेंद्र जी, करीब 8 मुद्दे बीजेपी ने मुख्य रूप से इसमें उठाए। इसमें एक मुद्दा ये भी था कि वो छोटी कार में चलेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे। उसमें से एक मुद्दा ये भी था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इन लोगों को क्या है कि केजरीवाल जी का जो हारने का मुख्य रीजन इसमें रहा, उसमें इन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे थे जो जनता से वादा किया लेकिन पूरा नहीं कर पाए। जैसे इन्होंने 2020 में खुला भाषण दिया कि मुझे वोट मत देना अगर मैं यमुना की सफाई ना करूं। झाग वाग दिख रहे थे, और वो झाग तो आज भी है। यमुना की सफाई क्या, वो तो जाकर भी नहीं देखा उनने वहां सारा स्थिति को। और ये जिस अन्ना हजारे आंदोलन से उठकर जिस हिसाब से ये पार्टी बनी थी कि हम एक ऐसा राजनीति की पार्टी हम देंगे, आज भी वो बोल रहे थे कि हम सत्ता के लिए नहीं आए, हम तो चेंज के लिए आए। और जब आप चेंज के लिए आए तो आपने क्यों भोग विलासता की वस्तुओं को लिया? आपने क्यों बंगला इतना लाखों करोड़ों लग के? अब जैसे ये कह रहे हैं सबकी साहब उनने शिक्षा का मॉडल दिया। ये अब कोई सरकार 10-15 साल चलती है तो कोई तो काम करेगी। लाखों करोड़ों का बजट, दिल्ली का तो जो बजट है वो नुकसान में है ही नहीं। दिल्ली तो हमेशा हर बजट को प्रॉफिट में पेश कर रही है, तो कोई काम वो जो करेगी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि शुरुआत तो उन्होंने अच्छी कर दी। मैं भी मोहल्ला क्लिनिक में गया, मैं भी देख आया था, स्कूल गया, लेकिन शुरुआत में उन्होंने जिस तरह से उसको शुरू किया, शिक्षा का मॉडल और स्वास्थ्य का गली मोहल्ला क्लिनिक, वो बाद में नहीं चल पाई। बाद में उनको उस तरह से वो काम नहीं कर पाए। और भारतीय जनता पार्टी ने इसको बड़े ही ढंग से, बड़े ही दिमाग से, बड़े ही चतुराई से
अपनी सारी लीडरशिप झोंक के लगाया। अगर यहाँ भी मैं कहना चाहूंगा, एनडीए तो एक हो गए हैं, लड़ाई दिल्ली में पूरा एनडीए, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन में फूट ना होती तो फिर ये ख्वाब ही रह जाता भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पिक्चर बदल सकती थी, पिक्चर बदलती 100%। आप देख लीजिए 17 सीट ऐसी वो हैं जिसमें कांग्रेस का वोट बैंक। उसका रिजल्ट सबसे पहले उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके दिया और उन्हें तंज कर कि और लड़ो। तो ये जो लड़ाई थी इंडिया गठबंधन की, अगर एक होकर लड़ जाते, इंडिया कांग्रेस ही साथ रह जाती, कोई और क्यों नहीं थी, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी का ये सपना पूरा होता। इस उसमें दौड़ में आज ये चौथा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने गिरा दिया। 2 नीतीश कुमार और अपने क्या नाम है नायडू साहब, वो तो इन्होंने शरण में ले लिए, और अपने फिर उसके बाद में शरद कुमार प्रधानमंत्री को उम्मीदवार को मारा, और अब इन्होंने चौथा उम्मीदवार जो प्रधानमंत्री के थे अरविंद केजरीवाल को मट्टी मिला दिया। अब अगली बार इनका शिकार बनाने की कोशिश करेंगे पश्चिम बंगाल में, जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में उभर रहे थे। वो बड़े ही उससे उन्होंने एक ये छोटा मोटा कोई हार नहीं है, ये छोटी मोटी हार इसलिए नहीं है कि अरविंद केजरीवाल खुद ही हार गए। खुद अरविंद केजरीवाल का हारना एक बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई छोटा नहीं है। जी प्रमोद जी, वापस आ रहा हूं आपके पास में, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास में। मैं ओम जी का रुख करना चाहूंगा तो क्योंकि समय थोड़ा कम है, आप तीनों के पास से आना चाहूंगा। ओम जी, आज देखिए 27 साल बाद भाजपा की वापसी हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में देख लीजिए, चैनल्स पे देख लीजिए, बीजेपी की वापसी से ज्यादा चर्चा आज भी अरविंद केजरीवाल की हार की हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए एक बात बड़ी साफ है योगेंद्र जी के, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के विपरीत खड़े हुए थे अन्ना हजारे के साथ में, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा थी कि उसके साथ ही उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं पड़ोस की जो प्रदेश है उनमें भी अपना दबदबा क्रिएट हो। ये जो 22 सितंबर को 2022 में जो उन पे आरोप लगा शराब नीति को लेकर के, क्योंकि बिगड़ के तो आप अपना विस्तार कर नहीं सकते, तो लेकिन उन्होंने इतना वो किया कि इतनी सारी होने के बावजूद भी ये पता नहीं लगा, आज भी वो स्टैब्लिश नहीं हुआ कि उन्होंने शराब के इस धंधे में कुछ विशेष रूप से कहीं हासिल किया। लेकिन वो दूर तक तार गए, फिर गोवा चले गए, ये गुजरात चले गए, ये हरियाणा चले गए, ये पंजाब चले गए, ये उधर दिल्ली, उधर कलकत्ता में भी चाहते थे कि दीदी के साथ में कुछ अपनी राख बिठाई जाए, क्योंकि इस तरह की बातें कर रहे थे। तो दीदी इनको बहुत पसंद कर रही है ऐसा लग रहा है, जैसा उन्होंने इलेक्शन से पहले ही घोषणा की थी कि आपकी मदद कीजिए, जैसे अखिलेश ने कहा था कि आपकी मदद कीजिए, तो उन सबको लग रहा था कि ये एक पीपुल ओरिएंटेड पार्टी बन रही है और इसका दबदबा बढ़ सकता है। लेकिन जिस तरह की अहंकार की भाषा और साथ साथ भय के माध्यम से जो भगवान हनुमान जी के पास में पहुंच गए उसके साथ में लगा कि कुछ ऐसा कुछ नहीं है, कि इनकी मेटल इतना मजबूत नहीं है कि ये कुछ हो सके। और फिर जिस तरह से राजमहल और शीश महल का सिलसिला सामने आया तो लोगों के सामने बिल्कुल साफ हो गया कि ये सहज मुख्यमंत्री उस तरीके का नहीं है, ये भी वैसे ही है, कोई खास बात नहीं है, अपनी शख्सियत वैसे नहीं बना सका जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी राष्ट्रीय शख्सियत बनाई, पर चल के बताया कि इतना यूं जाना पड़ता, यूं आना पड़ता, जनता के बीच में ऐसा कुछ होता है। तो वो राहुल सफल हो रहा है क्योंकि एक उस परिवार से जिसकी बहुत पुरानी मतलब अपनी परंपरा है, अपना एक बैकग्राउंड है, लेकिन वो स्थापित होने का सिलसिला लगातार उसका जारी है। लेकिन इसके विपरीत ये, पर गठबंधन का जो धर्म होता है उसमें किसी भी हालत में अपने साथियों के साथ में, अपने साथी दलों के साथ में अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होते। उमर ने पहचाना इसको, उमर नाराज भी हुआ इससे पहले देखिए, लेकिन आज उसने कहा कि और लड़ो आपस में, यानी कि मैं नहीं लड़ूंगा आपस में इस झगड़े में, तो उसका नतीजा ही आप देख रहे हैं साफ साफ। तो भारतीय जनता पार्टी को तो निश्चित रूप से उनका जो अपना जो प्रोग्राम है उसको अगर स्टैब्लिश करते हैं सलीके से, लोगों के बीच में थोड़ा सा कुछ बदल लेते हैं, अपना सा ये जो वर्ग समन्वय वाला सौहार्द वाला सिलसिला अगर कर लेते हैं, तो उनके पास में जो फौज है वो बड़ी शानदार है, वो बड़े आराम से लड़ते हैं, ईमान से लड़ती है, उसकी प्रतिबद्धता को कोई किल नहीं कर सकता। ये दिल्ली में साबित किया उन्होंने, इतने बार मात खाने के बाद में, कितनी बुरी तरीके से पराजित होने के बाद में अब जाकर के जिस तरीके से हासिल किया है, तो इसकी तो निश्चित रूप से तारीफ की जानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी 27 साल बाद में सरकार बनाने जा रही है, लेकिन अभी भी चर्चा यही है, अब कहीं पे भी देख लीजिए बीजेपी सरकार बना रही है, नरेंद्र मोदी का चेहरा रहा उनके पास में,
ये तो एक चर्चा है ही, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के गठन से लेकर के और अरविंद केजरीवाल की हार तक ही आज तमाम लोग उसको फोकस कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल समझ नहीं पाए, पहले अपने आप को स्टेब्लिश करने के साथ साथ सीधी टक्कर नरेंद्र मोदी से ली उन्होंने, और चारों तरफ, क्योंकि दिल्ली के बाहर जाकर के, खैर वो उनकी अपनी रणनीति होगी, क्या सोच के वो चल रहे थे, लेकिन अभी विश्लेषकों का ये मानना है कि बूते से बाहर की राजनीति भी अरविंद केजरीवाल ने की, और फ्री बीजी स्कीम्स को लेकर के, महिलाओं को लिए, झोपड़पट्टियों के लेके तमाम जो घोषणाएं की थी उसका काउंटर, जो बीजेपी फ्री बीज स्कीम्स को रेवड़ियां बता रही थी, उसको भी उन्हीं का सहारा लेना पड़ा। लेकिन अरविंद केजरीवाल इसको काउंटर नहीं कर पाए कि जो रेवड़ी बता रहे थे कल तक, देखिए वो मेरे 2100 की स्कीम को 2500 पे लेके जा रहे हैं, मैं झोपड़ियों को नहीं उजड़ने दूंगा का वादा किया, प्रधानमंत्री को भी वही बोलना पड़ रहा है, लेकिन जनता के जहन में प्रधानमंत्री क्या करे वो उतरता चला गया। अरविंद केजरीवाल अजय आप उसी के उलझन में उलझ करके रह गया। तो चलिए राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। कई फैक्टर हैं ऐसे तो हार जीत के, जिनपे मीडिया अपने स्तर से उसका ऑपरेशन करता है, लेकिन चर्चा इनको करनी है। एक बात यहाँ कहनी होगी दिल्ली के इलेक्शन को लेके, क्योंकि कैपिटल थी, यहीं पे इंडिया गठबंधन की मीटिंगें होती थी, और हम इस बात के साक्षी भी हैं कि कब नीतीश कुमार ने पहल की थी वो निकल गए, इससे सबको एकजुट करने की कोशिश की, लालू को साथ लेकर के आए, धीरे धीरे करके एक एक करके सब साइडलाइन हो गए, जो भी वो बीजेपी के रणनीति का हिस्सा बने या फिर कैसे बने। यहाँ पे एक ऐसा केंद्र बिंदु स्थापित कर सकती थी इंडिया गठबंधन, लेकिन एक तो इंडिया गठबंधन में इस लीडरशिप का अभाव लगता है आपको कि कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो सर्वमान्य और सब उनकी सुनते हो। अभी भी एनडीए गठबंधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो अहमियत है, वो किसी भी दल को साथ सकते हैं, किसी भी दल को साथ लेके चल सकते हैं, रूट तक तो मना भी सकते हैं, छोड़ के गए तो उनको जरूरत पड़ने में वापस भी लेके आ गए, ये काबिलियत है, इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। इंडिया गठबंधन में ऐसे को लीडरशिप है, दिल्ली में सारे नेता रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो इंडिया गठबंधन की लीडरशिप थी, जो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं राहुल गांधी, वही कह रहे हैं कि शराब का स्कैम देश में सबसे बड़ा दिल्ली में ही हुआ। अब आपको लगता है कि आगे सब चीजें जुड़ पाएंगी? देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल नहीं जुड़ पाएंगी। जो निश्चित रूप से दिल्ली के चुनाव का हम विश्लेषण करें तो उसमें भाजपा अपनी रणनीति में पूरी तरह से सफल रही। उसने पहले तो आप और कांग्रेस को अलग ही रखा, क्योंकि अब जो शराब घोटाला है वो सबसे पहले तो जो दिल्ली कांग्रेस के नेता है उन्होंने ही आरोप लगाया था, उसी को लेके केंद्र सरकार ने ये कार्रवाई की। और जहां तक इंडी गठबंधन की, राहुल गांधी तो चाहते थे कि आपके साथ चुनाव लड़ लिया जाए, लेकिन जो दिल्ली के स्थानीय नेता थे जिसमें संदीप दीक्षित है, अजय माकन है, ये कतई नहीं चाहते थे। जो दिल्ली के कांग्रेस के स्थानीय नेता है वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अब राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पे राहुल गांधी अपने आप को बड़ा नेता बनाना चाह रहे होंगे देश का, तो उस रूप में चाहते थे कि नहीं आपसे भी कहीं गठबंधन। तो दिल्ली के स्थानीय नेताओं के दबाव के कारण ये समझौता नहीं हो पाया। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, क्योंकि वो दिल्ली के स्थानीय नेता, अब दिल्ली में कांग्रेस का संगठन ही बिगड़ गया। और जहां तक आपका मूल सवाल है कि इंडी गठबंधन, अब ये भाजपा के लिए भी एक चिढ़ सी लगती थी कि दिल्ली में उसकी सरकार नहीं है, दिल्ली में भाजपा का मुख्यालय है। दूसरे राज्यों की जीत पे दिल्ली के केंद्रीय मुख्यालय में दिल्ली में ही जश्न मनाया जाता था, लेकिन दिल्ली के जो स्थानीय सरकार है उसकी जीत पे कभी जश्न भाजपा के मुख्यालय में नहीं बना। तो आज पहली बार वहां मुख्यालय पे जश्न मना हुआ। तो भाजपा तो इसको बहुत गंभीरता से इस चुनाव को ले रही थी कि किसी भी रूप में दिल्ली में उसकी जीत हो। अब ये इंडी गठबंधन में तो जो बिखराव है वो आने वाले समय में और होगा। अभी पिछले दिनों अखिलेश यादव ने कांग्रेस को कोसा, ममता बनर्जी तो कोसती आती है कांग्रेस को, क्योंकि वो वहां भी उनका मुकाबला कई बार कांग्रेस सामने आ जाती है, तो वो चाहती नहीं है कांग्रेस की लीडरशिप में कुछ हो। तो एक इंडी गठबंधन तो अब जो मौका परस्त लोगों का एक जो समूह बन जाता है, जो मैं पूर्व में भी कई चर्चाओं में कह चुका हूँ कि जो समाजवादी हैं, जो सोशलिस्ट माइंडेड की पार्टियों के लोग हैं, वो कभी एकजुट नहीं, वो पहले जोड़ो फिर तोड़ो वाली नीति पे चलते हैं। वो राम मनोहर लोहिया के समय से ही हम तो पढ़ते आए हैं कि पहले जोड़ो फिर तोड़ो। जैसे जनता पार्टी पहले जुट गई फिर टूट गई, तो वो सब समाजवादियों का करिश्मा है। तो आने वाले समय में भी ये कांग्रेस के सभी साथ नहीं रहेंगे, कांग्रेस को भी ये आईना दिखाएंगे कहीं ना कहीं। कांग्रेस को तो खुद को अपना संगठन मजबूत करने पर ध्यान देना होगा आने वाले समय के लिए। जी योगेश। बिल्कुल जी। प्रमोद जी, कम समय है, मैं 1 मिनट में 1.5 मिनट में आपसे चाहूंगा कि रिजल्ट सारे चीजें आगे, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये सब अलग बात है कि ये अमित शाह प्रधानमंत्री किसको तय करते हैं, लेकिन
अब ये माना जा सकता है कि बीजेपी ने, जैसे आपने बहुत बड़ा एक क्लू दिया है कि एक एक करके चुनाव की सारी रणनीति अमित शाह और नरेंद्र मोदी के उसी से उतर रही थी। बेशक चाहे बीजेपी की स्टेट टीम को सॉरी आगे किया हुआ हो, लेकिन रणनीति सारी वही थी। ये जीत की हैट्रिक कही जा सकती है। पहले महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, पहले हरियाणा फिर महाराष्ट्र और उसके बाद में अब दिल्ली। तो बिहार और बंगाल दोनों की आप बात कर रहे हैं, तो बीजेपी की अपनी एक ट्रिक है कि आगे आपको लगता है कि यहाँ पे इंडिया गठबंधन को या किसी को जुड़ने देंगे ये लोग? नहीं, देखो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होगा वो भी चौंकाने वाला होगा। बिहार के चुनाव को बिल्कुल देखते हुए ही यहाँ मुख्यमंत्री तय करना होगा, क्योंकि यहाँ बिहार की संख्या बहुत ज्यादा है, यूपी बिहार की, ये इसमें कोई दो राय नहीं है इसमें से। अब इंडिया गठबंधन का तो मुझको नहीं लगता ये मंच दोबारा सज पाएगा। हो सकता है कि एक दो पार्टी की इधर उधर से जो इनकी समझौते हो जाए, बड़ी कुछ पार्टियों, मान लो समाजवादी पार्टी का हो जाए यूपी में, और या लेकिन और मुझे ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बंगाल में तो करेंगे ही नहीं, जैसा भी आपने किसी भी सूरत एक तो में नहीं बात करेंगे। प्रमोद जी, समय कम है, 30 सेकंड में एक जवाब और लेना चाहूंगा। तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देखिए, अगर आप हरियाणा की बात करें तो चेहरा नहीं था, मिस्टर सैनी जो थे वो नायब सैनी, लेकिन चेहरे के रूप में नरेंद्र मोदी को आगे किया। महाराष्ट्र में आगे किया, और महाराष्ट्र में तो रोचक बात यह रही कि जो गठबंधन वहां जो अलायंस में थी शिवसेना, वो भी चेहरा इन्हीं को मान करके चल रही थी, इनको लीडरशिप मान के चल रही थी। नरेंद्र मोदी है वो भी तारीफ कर रहे थे। तो अब आने वाले दिनों में ये तो तय माना जाना चाहिए कि किसी भी राज्य में चुनाव होंगे, वहां चेहरा क्यों नरेंद्र मोदी होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से, कोई दोहराया नहीं है। अब जो दिल्ली की आप लड़ाई देखें, दिल्ली के पोस्टर देखें, दिल्ली का पूरा प्रचार देखें, तो नरेंद्र मोदी वर्सेस केजरीवाल था। उनका पहला भाषण आपदा से शुरू हुआ, आपदा को हटाओ। बस उसी आपदा पे केजरीवाल के बैनर पोस्टर मोदी उनके खिलाफ घूमते रहे। हालांकि वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते, किसी किसी को बनाना पड़ेगा, लेकिन पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी वर्सेस केजरीवाल ही रहा है। आने वाले राज्य, मान लो बिहार में भी ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी, कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और पहला जो स्लोगन अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल का नारा था अजय आप, जो उनको भारी। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो आपदा दिल्ली की, इसको लेकर के बीजेपी ने पहले दिन से लास्ट टाइम तक किसी को भुनाने की कोशिश की। हालांकि आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि हम एक फैक्टर पे चुनाव नहीं लड़ रहे थे, हमें कई फ्रंट पे चुनाव लड़ना पड़ा। बीजेपी से लड़ना पड़ा, कमीशन से लड़ना पड़ा, दिल्ली पुलिस से लड़ना पड़ा, ईडी, सीबीआई, आईटी से लड़ना पड़ा, तमाम सिस्टम से लड़ना पड़ा, और वहां के लोकल प्रशासन और एलजी से भी चुनाव लड़ना पड़ा। तो ऐसे में वो मान के चल रहे हैं कि फिर भी जनता ने इतना ध्यान दिया और इतना हमें स्नेह दिया, उसका बहुत बहुत आभारी है। खैर चलिए, आत्ममंथन का वक्त है इस समय आम आदमी पार्टी के लिए, और बीजेपी के सामने 27 साल बाद की एक खुशी और जश्न का वक्त है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।